Hello and welcome in this new lecture. Here in literary theory, we are discussing continuously on psychoanalytic criticism. In psychoanalytic criticism, we have discussed introduction and Freudian concepts in brief. Now we have to discuss Freudian concept of id, superego, and ego. Let's start. Just see that Freud has divided mind into three parts, that is id, superego, and ego. You can say it in any order: id, ego, superego, id, ego. In any order, you can say. So, let's understand these three concepts in brief, separately. Remember that these three key points are very important. These are key point of Freudian theory, and it can be asked in your examination in various ways. So let's understand that the ego. First of all, we have to understand the ego. Ego is actually the conscious mind. If you try to understand that these id, superego, and ego is actually conscious, unconscious, and conscience, means what we are in consciously doing and what we are morally should be and what we actually are, that is our unconscious. So the ego is human's conscious mind, means ego is actually what human being performs consciously, knowingly, means all actions and performances that is done consciously through the mind and body, that is ego. So this is the conscious mind, and it is the part of the id. Actually, ego is part of id. Okay, so which has been modified by the direct influence of the external world. अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी तक की क्लासेस में हम लिखते थे साथ में, लेकिन मुझे लगता था कि वो उससे थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होती है या वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया है कि अभी सारी चीजें पीपीटी पे पहले से आपको लिख रखी हैं, ताकि मैं आपको बेटर एक्सप्लेन करता चलूं, समझाता चलूं। आप लिखते हैं तो साथ में लिख सकते हैं, और छूट जाता है तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी सुविधा है, रिकॉर्डिंग में है। और जैसे ही ये खत्म होगा चैप्टर, वैसे ही इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सो इसकी बात की चिंता नहीं करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन होती है देन आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि दैट इज, ये जो ईगो है ये सुपर ईगो का सॉरी इड का पार्ट है। और इड का पार्ट होने से अलग क्या है इसमें, ये एक्चुअली गवर्न होता है, मॉडिफाइड होता है, किससे, और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है किससे, जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है। ठीक है, ईड का जो पार्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है कंट्रोल करता है, उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो क्या है, एक्चुअली में ईगो है। ठीक है, ये ईगो जो एक्चुअल एक लिटरल मीनिंग होती है उस पर नहीं जाइएगा, एक डिफरेंट जार्गन मीनिंग है ये। ठीक है, ईगो। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज द पार्ट ऑफ इड। तो एक बात ये क्लियर हो गई, पार्ट ऑफ इड है, और इड से डिफरेंट इसलिए है बिकॉज कि ये एक्सटर्नल वर्ड से मॉडिफाइड है और कंट्रोल्ड है। ठीक है, इट मेडिटेट्स बिटवीन द unrealistic id and the external real world, that is super ego. अब एक बात आपको यहां और पता चल गई, जो सुपर ईगो है वो क्या है, एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड है। ठीक है, जो एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड है और जो हमारा अनकॉन्शियस इड है, अनकॉन्शियस इड इज अनरियलिस्टिक। इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, दोनों के बीच में बैलेंस का काम करता है। सिंपली एक चीज आप समझो, ईड जो है वो एक पागल घोड़ा है, पागल हाथी है। और सुपर ईगो क्या है, जंगल के रूल्स है। तो उसमें जो ईगो है, ईगो एक्चुअली परफॉर्म्स द टास्क ऑफ ए कंट्रोलर, जो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा देता है।
ठीक है। तो इसको एक तरीके से हम सिपाही का भी काम कह सकते हैं। ये सिपाही का काम करता है, जो हमारे जो अनकॉन्शियस या हमारी डीप डिजायर्स होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और जो रियल वर्ल्ड होता है, सुपर ईगो होता है, उसके साथ भी सामंजस्य बैठाने का काम करता है। ये क्या है? ईगो है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। एक्चुअली में जो हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट है वो हमारा इड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है वो क्या है? ईगो है, ठीक है। ईगो इज द डिसीजन मेकिंग फैकल्टी ऑफ आवर माइंड, ऑफ आवर बॉडी। इट वर्क्स बाय रीजन। अब डिसीजन लेता है तो निश्चित रूप से इसमें रीजनिंग काम करेगी, ठीक है। ये रीजन के थ्रू काम करेगा, ये बात भी क्लियर है। एंड इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। रियलिटी प्रिंसिपल याद रखिएगा, ये मॉरल बिहेवियर पर काम नहीं करता है, ये जो है सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करता है। जो रियलिटी चीजें हैं, रियल में चीजें एक्चुअल में होनी क्या चाहिए, क्या होती हैं, कैसे हैं, रियलिटी के बेस पर ये रीजनिंग के थ्रू डिसीजन लेता है और ऑपरेशन करता है, काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट है दैट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो इज एक्चुअली कॉन्साइंस, दैट इज मॉरल पार्ट, वैल्यू पार्ट, ठीक है। तो ईगो क्या था? कॉन्सियस पार्ट था, और सुपर ईगो क्या है? वो कॉन्साइंस है, CONSCIENC, कॉन्साइंस, दैट इज मॉरल पार्ट, वैल्यू पार्ट, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज एंड मॉरल्स ऑफ सोसाइटी विच आर लर्न वन पेरेंट्स एंड अदर्स। जो हम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने एल्डर्स से सीखते हैं, वो क्या है? एक्चुअली मॉरल और जो वैल्यू पार्ट है, जो हम लोगों को मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, ये उचित है, ये अनुचित है। ऑल दीज थिंग्स आर इन आवर कॉन्साइंस, एंड दिस कॉन्साइंस इज एक्चुअली सुपर ईगो। ओके, so it develops around the age of 3 or 5 year, ठीक है। जैसे बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जैसे उसमें समझ डेवलप होने लगती है, तो जो उसके एल्डर्स हैं, उसके मदर फादर हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, दादा दादी हैं, और टीचर्स हैं, या फिर सोसाइटी के जो भी एल्डर्स हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वो क्या करते हैं? उसको एक मॉरल बिहेवियर सिखाते हैं, एक रूल रेगुलेशन सिखाते हैं। उस रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट चीजें क्या है? टैबू है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉरल पार्ट है, जो वैल्यू पार्ट है, वो क्या है? कॉन्साइंस है, और वो क्या है? सुपर ईगो है। अब आपको समझ में आ गया, रियल या कॉन्सियस वो क्या है? ईगो है, और जो मॉरल है या वैल्यू पार्ट है, जो कि कॉन्साइंस है, वो सुपर ईगो है। और लास्ट में जो बचेगा अनकॉन्शियस, दैट इज ईड। अभी ईड की बात हम लोग आगे करेंगे। तो यहीं से क्या कंट्रोल होता है? हमारा मॉरल बिहेवियर। एक्चुअली ईड जो है वो एक स्वच्छंद घोड़ा है, और जो सुपर ईगो है वो मॉरल रूल्स हैं। दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा करके जो हम रीजनिंग के थ्रू निर्णय लेते हैं, वो क्या है? एक्चुअली में वो है ईगो। और बैलेंस बना करके हमने रियल वाला निर्णय, रियल वाली लाइफ का जीने का काम कर लिया। आगे देखते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस, सॉरी, इट फंक्शंस टू कंट्रोल द इट्स इम्पल्सेस। देखिए, हमने बताया इड जो है अनकंट्रोल्ड है, उसमें कोई मॉरल नहीं है, वो केवल हमारी डिजायर्स हैं, जो हमें पसंद है, नहीं पसंद है, उसी की उतनी सी बात है। तो उस फंक्शन को कंट्रोल करता है, मॉरल के थ्रू उसको सप्रेस करता है, बताता है दिस इज रॉन्ग थिंग, दिस इज टैबू थिंग, ये नहीं करना है, ठीक है। हमारी सोसाइटी ने बहुत सारे नॉर्म्स हमको सिखाए हैं, और उस नॉर्म्स को जो हम फॉलो करते हैं, दिस इज सप्रेशन ऑफ डिजायर्स। और ये काम जो करता है, ये फंक्शन जो करता है, ये सुपर ईगो करता है, ठीक है। स्पेशली दोज विच सोसाइटी फॉरबिड्स, सच एज सेक्स एंड एग्रेशन। ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा लास्ट में, ये है एग्रेशन, ठीक है। ये सिंपली जो है ये एग्रेशन है, ये रॉन्ग है, इसको एग्रेशन लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो सेक्स एंड एग्रेशन, देखिए सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी टैबूज हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, ठीक है। आप वात्सायन का काम शास्त्र पढ़िए, तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने लिखे और बताए हैं। इसी तरह से हमारी सोसाइटी भी हमको अनोइंगली सिखा देती है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, दैट इज सिस्टर है, ये मदर है, ये तमाम चीजें हैं। और वो जो हमारे कॉन्सेप्ट में आ जाता है, मॉरल्स आ जाते हैं, वो मॉरल्स क्या करते हैं, हमारे इड को, हमारे इम्पल्सेस को सप्रेस कर देते हैं, टैबू थिंग्स को सप्रेस कर देते हैं। यही कहा फ्रॉइड ने। आगे देखते हैं, इट persuade the ego to turn to moralistic goals, ठीक है। ये ईगो को परसुएड करता है और इड के इंपल्सेस को सप्रेस करके हमारे बिहेवियर को मॉरल बिहेवियर बनाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम्स, ठीक है। इसमें दो सिस्टम होते हैं, वो दोनों सिस्टम क्या है उनको जरा से समझने की कोशिश करिए। पहला है द कॉन्साइंस एंड सेकेंड वन इज द आइडियल सेल्फ, ठीक है। तो ऐसा इसमें पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टू सिस्टम्स of super ego, then two systems of super ego are the conscience and the ideal self, okay, and it is the external real world। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जो हमारा रियल वर्ड है, एक्सटर्नल वर्ड है, ठीक है, जो मॉरल्स सिखाता है, बिहेवियर सिखाता है, वो एक्चुअली में क्या है, सुपर ईगो है। नेक्स्ट जो है वो है द इड। इड क्या है, इड एक्चुअली द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड, ठीक है। जो हमारा मस्तिष्क है उसका जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसको इड कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इड इज द प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। प्रिमिटिव क्यों है, बिकॉज इड इज प्रेजेंट जस्ट फ्रॉम द बर्थ। बर्थ के टाइम से ही ये जो इड है वो हमारे अंदर अवेलेबल होता है, मौजूद होता है। दैट्स व्हाई दिस इज प्रिमिटिव, ठीक है। और इसमें मॉरल नाम की कोई चीज नहीं है, बिकॉज उस समय अभी तक ईगो और सुपर ईगो नहीं आया है। सुपर ईगो कब आता है, सुपर ईगो तब आता है जब बच्चा समझदार हो जाता है, 3 से 5 साल का हो जाता है। दिन धीरे धीरे उसको टीचिंग्स सिखाई जाती हैं, मॉरल्स सिखाए जाते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स सिखाए जाते हैं, और वहीं से सुपर ईगो और ईगो का डेवलपमेंट होता है। आगे देखेंगे, it consists of all the biological components of the personality present at the birth, ठीक है। तो हमने बताया कि कब से प्रिमिटिव है, और ये बर्थ से सारे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स और कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स एरोस, लिबिडो एंड थेनाटोस, ठीक है। तीनों की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। एरोस क्या है, लिबिडो क्या है, एंड थेनाटोस क्या है, ठीक है। एरोस का अपोजिट थेनाटोस है। एरोस क्या है, लव और लाइफ इंस्टिंक्ट है। थेनाटोस क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट है। एंड लिबिडो इज सेक्स इंस्टिंक्ट। क्लियर। तो ये चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों चीजें या और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल होते हैं। ध्यान ये रखना है कि यहाँ बच्चे में मॉरल नहीं होता। दिस इज वाई कि जो फ्राइड ने एडिपस कॉम्प्लेक्स की थियरी दी वो इसी की वजह से दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट इन टच विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अभी बच्चा जब छोटा है उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है, उसका अपना वर्ल्ड है, उसकी अपनी डिजायर्स है, उसको भूख लगती, खाना चाहिए, दूध चाहिए। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि माँ के पास दूध नहीं है, पिताजी के पास दूध नहीं है, पैसे नहीं है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। बट उसके अपने डिजायर्स हैं, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से बिल्कुल अनटच्ड है, ठीक है। इज नॉट अफेक्टेड बाय द रियलिटी, लॉजिक और द एवरीडे वर्ड। लॉजिक वॉजिक उस पर कोई काम नहीं करता। इट इज प्योर इंस्टिंक्ट, ठीक है। इट ऑपरेट्स विद इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड। और ये कहां पर होती हैं, ये अनकॉन्शियस में होती हैं, सप्रेस डिजायर्स बन जाती हैं बाद में। जब हम मॉरल सीखते हैं, सुपर ईगो और ईगो आता है, तो उसमें जो मॉरल के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है, उनको जो है अनकॉन्शियस में डाल दिया जाता है और वो पड़ी रहती है। और एक्चुअली में वही अनकॉन्शियस की सप्रेस डिजायर्स जो हैं वो हमारे ड्रीम में आती हैं।
ठीक है। तो इसी अनकॉन्शियस को समझने का काम किया फ्रायड ने और उन्होंने वर्क लिखा द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम। इंपॉर्टेंट वर्क है, लिख लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या बात करेंगे, ड्रीम। ड्रीम क्या है? एक्चुअली द representation of our suppressed desires and it can be a road to understand the unconscious। ठीक है। id या अनकॉन्शियस को समझने का एक वे हो सकता है या एक वे है। ठीक है। वैसे अनकॉन्शियस को समझना वेरी डिफिकल्ट है। साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट वेज के थ्रू शायद थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, बट अनकॉन्शियस को समझ पाना वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। सो ड्रीम को क्या कहा गया, और सपनों की हम लोग एनालिसिस करें तो शायद कि थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस को समझा जा सकता है, बट प्रॉब्लम वहां भी है बिकॉज कि सपने हमको सारे के सारे याद नहीं रहते, कुछ ही याद रहते हैं, उसका थोड़ा बहुत पार्ट याद रहता है। दिस इज वाई देयर इज प्रॉब्लम इन द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम, इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ ड्रीम। तो यहाँ पर इन्होंने मींस फ्रायड ने क्या कहा, ड्रीम को कहा कि रॉयल रोड है किसका, टू अनकॉन्शियस। ठीक है। ड्रीम्स आर रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। इट emerges when the conscious is stirred shut down during the sleep। ठीक है। और ये अनकॉन्शियस तब काम करता है जब हमारा कॉन्शियस शट डाउन होता है। बात समझ में आई? जब तक कॉन्शियस रहेगा तब तक अनकॉन्शियस काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए जागते में सपने नहीं आते हैं, सपने सोने के बाद आते हैं। और हम जब सो जाते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। यही चीज होता है हिस्टीरिया में। हिस्टीरिया में आदमी या लड़का या लड़की, जनरली लड़कियों में होता है, और क्या होती है, वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद जो उनका कॉन्शियस माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, और जो उनका अनकॉन्शियस है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और वो अनकॉन्शियस बिहेवियर उनका स्टार्ट हो जाता है। और एक्चुअली में आप देखेंगे हिस्टीरिया के पेशेंट्स को मैंने देखा है कि उस टाइम पे उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने जो कुछ भी बोला, उनको होश में आने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता है। दिस इज द हिस्टेरिक बिहेवियर। ठीक है। और वो भी बिल्कुल ड्रीम लाइक होता है, बट स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है। इट इमर्जेस व्हेन कॉन्शियस इज shut down। ठीक है। एंड ड्रीम मे नॉट बी अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेड सॉरी रिप्रेस्ड डिजायर्स। जो हमारी रिप्रेस्ड डिजायर हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, वो भी सिंबॉलिक हो जाती हैं। कई सारे कई सारी डिजायर्स एक साथ मिंगल होकर के एक चीज में निकलती हैं, वो आर्बिट्रेरी हो जाती है। मतलब एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब उसी में मिंगल हो जाती है, लॉजिक उसमें नहीं होता। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। आगे देखिएगा, ड्रीम्स आर डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर। ये डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन होती है। डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन क्या है कि मतलब इनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता कि डिजायर्स ये है तो एक ही आ रही, एक है तो दूसरी भी आ सकती है, उसी में मिंगल हो सकती है, तीसरी भी मिंगल हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टॉर्टेड होती है। इट कैन बी डिकोडेड टू अंडरस्टैंड द डिजायर बिहाइंड इट। इसके पीछे जो डिजायर्स हैं उनको डिकोड किया जा सकता है, बट इफ जो ड्रीमर है, जो पर्सन है, उसको अपने ड्रीम्स याद हो और ड्रीम को समझ सके और बाद में बता सके, देन साइकोलॉजिस्ट उसको जो है एनालाइज कर सकता है। ठीक है। लेकिन लाइट हमारे यहाँ थोड़ा सा अजीब है, लो है, कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमारा वीडियो जो दिख रहा होगा आपको वो अजीब सा चमक सकता है। ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वायस में और में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। आगे देखते हैं अगली चीज क्या है। ड्रीम्स आर द लैंग्वेज ऑफ द अनकॉन्शियस एंड रेप्रेस्ड डिजायर्स बिहाइंड इट। अगर इसको इसके थ्रू चीजों को डिकोड किया जा सकता है, मींस कि जो हमारा अनकॉन्शियस है वो ड्रीम्स के थ्रू, और जो हमारे रेप्रेस्ड डिजायर्स हैं वो हमारे ड्रीम्स के थ्रू प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई दिस हैज बीन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अनकॉन्शियस। ठीक है। हम लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं, अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो अनकॉन्शियस है और हमारी रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं वो जो है ड्रीम्स के थ्रू खुद को प्रेजेंट करती हैं, खुद को रिप्रेजेंट करती हैं। दैट्स व्हाई ड्रीम्स आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अनकॉन्शियस। ओके। एंड रिप्रेस्ड ड्रीम्स, इट इज
टर्म्ड एज ड्रीम वर्क। और फ्रायड ने इसको क्या कहा, ड्रीम वर्क कहा। और ड्रीम वर्क को हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, थोड़ा सा आगे भी समझेंगे। तो ड्रीम वर्क में क्या है, हैज टू सेंट्रल डायमेंशंस। पहला क्या है, लेटेंट ड्रीम कंटेंट है, और दूसरा है मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट। लेटेंट ड्रीम कंटेंट क्या है, द सेंट्रल कंटेंट ऑफ द अनकॉन्शियस। एक्चुअली जो अनकॉन्शियस है, जो अनकॉन्शियस में रियल कंटेंट है, जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है ड्रीम के थ्रू, वो मींस कि जो बिहाइंड में है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग के बिहाइंड में है, जो इनपुट है, वो क्या है, लेटेंट ड्रीम कंटेंट है, ओरिजिनल डिजायर है, ओरिजिनल सप्रेस्ड डिजायर है, ठीक है। और दूसरा जो है मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट। तो मैनिफेस्ट मतलब जो ओरिजिनल लेटेंट कंटेंट है, उसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है ड्रीम में, ठीक है, जिस इमेज या इवेंट के थ्रू एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो क्या है, एक्चुअली में एक मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट है, ठीक है। तो लेटेंट ड्रीम कंटेंट, मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट। लेटेंट ड्रीम कंटेंट ओरिजिनल कॉन्शियस बिहेवियर या कॉन्शियस डिजायर है, अनकॉन्शियस डिजायर है, सप्रेस डिजायर है, और मैनिफेस्ट उसी का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो फ्रायड के 4 प्रोसेसेस या स्टेजेस हैं, किसके, ऑफ लेटेंट कंटेंट के, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहां से, इस तरीके के बन सकते हैं, दैट इज 4 स्टेजेस ऑफ फ्रायड ऑफ लेटेंट कंटेंट, ठीक है। या इनमें से कोई एक पूछ सकता है, मैचिंग के लिए दे सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो फ्रायड्स 4 प्रोसेसेस ऑफ और स्टेजेस ऑफ द लेटेंट कंटेंट। जो लेटेंट कंटेंट है, उसका जो है ये एक प्रोसेस हो सकता है। तो इसमें देखेंगे, पहला क्या है, कंडेंसेशन है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज सेकेंडरी रिवीजन। थोड़ा सा इनमें से एक दो को समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, ये लेटेंट कंटेंट इज कंडेंस्ड इनटू मैनिफेस्टेड ड्रीम, ठीक है। तो जो लेटेंट कंटेंट है, अभी हम लोगों ने लेटेंट कंटेंट को समझा, तो जो लेटेंट कंटेंट है, जो हमारा ओरिजिनल अनकॉन्शियस डिजायर है, जो हमारी सप्रेस डिजायर है, वो क्या होती है, मैनिफेस्ट ड्रीम में कंडेंस होती है, ठीक है। वो मैनिफेस्ट ड्रीम में कंडेंस होकर के रिप्रेजेंट होती है। आगे क्या है, द मैनिफेस्ट ड्रीम डज नॉट कैप्चर द फुल एक्सटेंट ऑफ द लेटेंट कंटेंट। जो फुल एक्सटेंट होता है, कंप्लीटनेस होती है, उसको नहीं कैप्चर करता है, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक जैसी चीज नहीं है, कोई उसमें सीक्वेंस काम नहीं करता, वो आर्बिट्रेरी तरीके से आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड वन इज दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, द लेटेंट ड्रीम कंटेंट वर्क्स as association and then it expressed in complex images, ठीक है। ये जो लेटेंट कंटेंट होता है, वो एसोसिएशन में काम करता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, और फिर इमेजेस में, यानी कि कॉम्प्लेक्स इमेजेस में रिप्रेजेंट होता है, जो है दिखाई पड़ता है। आगे समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेबिलिटी क्या है, कि इसमें जो लेटेंट कंटेंट है, उसको मैनिफेस्ट कंटेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है, और यानी कि मैनिफेस्ट कंटेंट्स में रिप्रेजेंटेबिलिटी की कैपेसिटी होती है। सेकेंडरी रिवीजन क्या है, सेकेंडरी रिवीजन एक्चुअली क्या है, कि हम ड्रीम के बाद क्या करते हैं, कुछ ड्रीम्स हमको याद रह जाते हैं, उनमें हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज द सेकेंडरी रिवीजन। और जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, देर आफ्टर फिर से कभी कभी वो रिवाइज हो जाती है हमारे ड्रीम्स में, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, सेकेंडरी रिवीजन है। आगे बढ़ेंगे, तो कुछ एक दो पॉइंट यहाँ पर आप इस पूरे का एक निचोड़ जैसा समझ सकते हैं, और इस तरह के ये चीजें आपसे एग्जाम में एनालाइज करने में क्वेश्चंस को हेल्प कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पर क्या कह दी फ्रायड ने, दैट इज आर्ट एंड ड्रीम आर सिमिलर एट दिस पॉइंट, ठीक है। अनकॉन्शियस कॉन्शियस के बेस पर अगर बात करें, तो आर्ट और ड्रीम दोनों सिमिलर है। आर्ट का मतलब यहाँ है आर्ट इन जनरल इंक्लूडिंग लिटरेचर, मींस लिटरेरी वर्क हैज सेम मैकेनिज्म ऑफ ड्रीम। मींस किसी लिटरेरी वर्क को लिखने के लिए राइटर अपने अनकॉन्शियस में जाता है, उसको निकाल करके वहां से लाता है, देन लिखता है, ठीक है। एंड बोथ आर द मींस ऑफ द एक्सप्रेशन डिजायर्स। जो डिजायर्स होती हैं, जो अनकॉन्शियस होता है, उसको एक्सप्रेस करने का एक
तरीका है, मीन्स है। ठीक है, फ्रॉइड बिलीव दैट मेन स्प्लिट्स वुमेन, अच्छा स्प्लिट्स कर लीजिएगा, वुमेन सिंबॉलिकली। ठीक है, फ्राइड का मानना था कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है वो वुमेन को स्प्लिट करता है सिंबॉलिकली, और किसमें, दो सिंबल्स में, एक मदर या सिस्टर हो सकती है और दूसरा प्रोस्टिट्यूट हो सकती है। इसको सिंबॉलिकली अगर समझें तो मदर या सिस्टर वो क्या है कि नॉट फॉर सेक्स एंड प्रोस्टिट्यूट फॉर सेक्सुअल रिलेशंस। ठीक है, तो जो भी मदर्स विमेन हैं उनको ह्यूमन बीइंग इन दो कैटेगरी में सिंबॉलिकली स्प्लिट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इतनी बातें हम लोगों ने अभी समझी ईड, ईगो और सुपर ईगो के बेस पे जो फ्राइडियन कॉन्सेप्ट था। देयर आफ्टर विल हैव टू मूव ऑन सीजी यूंग, यानी कि कार्ल गुस्ताव यूंग। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे एंड साइकियाट्रिस्ट थे। देयर आफ्टर इन्होंने जो है बहुत सारी थियरीज पहले इन्होंने फ्राइड के साथ कंट्रीब्यूट किया। देयर आफ्टर ही सेपरेट्स हिज वेज। सो हम लोग पहले यूंग को समझेंगे और आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर क्लास।